नमस्कार दोस्तों। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिनों तक पटना में कथा बाँच करके और अपना दरबार लगाकर लौट गए। लेकिन समूचे बिहार में गांव, शहर, घर घर में उनकी चर्चा है। धीरेन्द्र शास्त्री की ताकत बिहार में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई लाव लश्कर किसी ने भेजा नहीं, किसी ने बसें नहीं तय की, लोगों को भाड़े पर नहीं बुलाया गया, उसके लिए प्रचार नहीं किया गया। लोग खुद अपने से चल करके लाखों की तादाद में उनके दरबार में पहुंचे। अगर आप 5 दिनों में आए हुए लोगों की संख्या का अंदाजा लगाएं तो ये 25 लाख के आसपास ठहरती। लेकिन 25 लाख लोग जो पटना आए उनके दरबार में, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उससे कहीं ज्यादा लोग बिहार के भीतर उनकी चर्चा कर रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे धर्मगुरु हो गए हैं जिनके पीछे अब राजनीति भी शुरू हो गई। बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें 2 धड़े थे, एक बीजेपी और एक जो बीजेपी से अलग विरोधी पार्टियां हैं जो सरकार चला रही है। वहां बीजेपी के सभी नेताओं को, प्रदेश में जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वहां के प्रदेश अध्यक्ष हों या रविशंकर प्रसाद हों, गिरिराज सिंह हों, इस तरह के जितने बड़े नेता हैं, उन सबों ने मंच पर जाकर के आरती की और ये बताया कि हमारा समर्थन महाराज जी को है। बीजेपी के जितने कार्यकर्ता नेता थे उन लोगों ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ अपना पूरा समर्थन जताया। धीरेन्द्र शास्त्री धर्मगुरु होने के नाते धर्म के कई पक्ष हैं। एक उसका जो जैविक दैहिक पक्ष होता है जो आचार व्यवहार में आता है, एक आध्यात्मिक पक्ष है, एक उसका सामाजिक पक्ष है। और धर्म का समाज शास्त्र तो होता ही है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का अपना एक समाज शास्त्र है। बिहार जो कई तरह की जातियों में बटा हुआ राज्य है और बिहार के समूचे भारत में जातियों के जरिए ही समाज चलता है, क्योंकि राजनीति को उसकी दरकार होती है। अगर देश में राजनीति ना हो और चुन करके सरकार चलाने की व्यवस्था ना हो, लोकतंत्र ना हो, तो शायद जातियों की जकड़बंदियां ऐसी ना हो। और इन तमाम जातियों के बावजूद समूचे बिहार के लोग एक तरफ आ रहे थे, खिंचे हुए धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ। तो वहां आसपास जो बैठे हुए लोग थे, कभी कोई किसी जात पूछ नहीं रहा था। वैसे भी हम जब बाजार में जाते हैं, दुकान पे खाते हैं, एक दूसरे से बतियाते हैं, तो वो जात की पूछ नहीं होती है, पता भी नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम घरों को लौटते हैं, हमारी जातियां जो हैं उनकी आहट बढ़ने लगती है। जब हम घर के भीतर होते हैं, परिवार के भीतर आ जाते हैं, तो जाति हमारे साथ आकर के बैठ जाती है और फिर जातियों का एक समाजशास्त्र तैयार होता है। लेकिन धर्म का, धीरेन्द्र शास्त्री का समाजशास्त्र जो है, मैं उसको समझाना चाहता हूं। उनके एक कहे पर लाखों लोगों ने हाथ उठाया कि आप घर के ऊपर भगवा लगाएंगे और माथे पर तिलक लगाएंगे। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ का राज्य है, अगर 5 करोड़ लोगों ने भी अपने घर पर भगवा फहरा दिया और तिलक लगा दिया तो बिहार में राम राज्य आ जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र जो बनना है भारत को, उसकी शुरुआत बिहार से हो जाएगी। वो दरअसल वो तमाम लोग जो अलग अलग जातियों में बटे हुए थे, उनको वो चाहते हैं कि भगवा और तिलक के जरिए एक जगह लाया जाए। यह जो जातियों का भेद है उसको तोड़ करके और सबको एक मंच के नीचे लाया जाए, और उसका कारण धीरेन्द्र शास्त्री बन सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को या उनकी जो ताकत लोगों को अपने पास खींचने या अपने चमत्कार से प्रभावित करने की है, इसको बीजेपी ने समझा है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद, कई तरह की योजनाएं बनाने के बाद, लाखों लाख लोगों को जमीन पर काम में लगाने के बाद और प्रधानमंत्री से लेकर के संगठन के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक को जोतने के बाद, प्रचार में, चुनाव की खातिर अगर मनमाफिक नतीजे नहीं आते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को ले जाकर के आप वही नतीजा हासिल कर लेते हैं, तो यह रास्ता आसान है। और धीरेन्द्र शास्त्री में वो ताकत आ गई है कि वो जहां कहीं भी बैठे लाखों लोगों को खींच लेते हैं, और वो जो कह रहे हैं लोग उसको मान रहे हैं। अब पटना के बाद गया में उनका आयोजन होने वाला है। अब गया में दरबार लगेगा तो जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा है
वहां के लोग और पटना के जरिए बिहार का जो उत्तरी हिस्सा था, यहाँ के लोग, यह दोनों धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए जुड़ जाएंगे। और जब कभी भी चुनावों से पहले धीरेन्द्र शास्त्री के इस तरह के 2-3 आयोजन हो जाएं, तो यकीन मानिए मैं धीरेन्द्र शास्त्री के कई सवालों को लेकर सवाल करता रहा हूं। उनके चमत्कार, जादू, टोने, तंत्र, मंत्र, भूत, पिशाच, इस पर मेरा एतराज रहा है। लेकिन बतौर संत चमत्कार के कारण ही और लोगों के साथ उनका जो संवाद है और सहज संवाद है, तरीका अलग अलग होता है। मेरे बोलने का अपना तरीका है, आपके बोलने का अपना तरीका होगा। बहुत सारे लोग बोल करके प्रभावित नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग कम बोल करके ही प्रभावित कर जाते हैं, क्योंकि उनका जो बोलने का अंदाज है वो लोगों को भाने लगता है। और धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को लोगों के साथ इस तरह से घुला मिला लेते हैं कि उनको लगता है कि बाबा हमारे बने और ये हमारी सोचते हैं, हमारा भला कर सकते हैं। और उन सब लोगों के साथ वो अपने आप को जोड़ करके एक परिवार बनाने की या लोगों के भीतर यह बात बिठाने की कोशिश करते हैं कि हम सब एक हैं, हम हिंदू हैं, हमारा भगवा जो है ये पहचान है और तिलक जो है वो हमारे लिए निजी तौर पर जरूरी है, आवश्यक है। बिहार की पूरी जनता लाखों लाख की तादाद में धीरेन्द्र शास्त्री को सुन रही है और उनका जयकारा करके लौट रही है। धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा बिहार के हर कोने कोने में है। तो इसका सामाजिक पक्ष ये है कि एक व्यक्ति जातियों में बटे हुए राज्य के भीतर इस विभाजन को खत्म करके लोगों को एकजुट करने की ताकत रख रहा है। और इसका राजनीतिक पक्ष ये है कि यह जो एकजुटता है यह वोट में बदल करके और वहां जा सकती है जहां धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री की राजनीतिक जो अहमियत है सियासी, वो बढ़ गई है। समाज पर उनकी पकड़ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उनके जमघटों में, उनके आयोजनों में, उनके दरबार में जैसे जैसे लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, समाज में उनका दखल या उनका प्रभाव और उस प्रभाव का राजनीति में सत्ता खातिर होने वाले चुनाव में तब्दील हो जाना, परिवर्तित हो जाना, यह सेतु जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री है। और धीरेन्द्र शास्त्री इस तरीके से एक बहुत बड़ा औजार तैयार हो गए हैं जो शायद आपको कई दशकों में कहीं नहीं देखने को मिला। मैंने किसी भी ऐसे संत को या आध्यात्मिक गुरु को इतना ताकतवर नहीं पाया समाज के नजरिए से, लोगों के बीच लोकप्रियता के लिहाज से, जितना धीरेन्द्र शास्त्री का है। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री का जो समाज शास्त्र है उसका अपना एक राजनीतिक महत्व है और इस लिहाज से उनका कद अब बहुत बड़ा हो रहा है और होता जा रहा है।